ये प्लेनेट हमारा है, हम इस पे राज करेंगे, कोई हमें नहीं रोक सकता। दोस्तों, परमिंदर सर के साथ ये पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। उन्होंने ना सिर्फ अपने डबिंग करियर के बारे में बताया, अपने डबिंग कैरेक्टर्स के बारे में बताया, बल्कि बहुत ही खूबसूरत लाइफ लेसन्स दिए हमें। मैं बोल रहा हूँ, जो भी काम करना है दिल से करो। देखो, कोई शिकायत का मौका ना छोड़ो, टाइमली आप पहुँचो, अनवांटेडली आर्गुमेंट मत करो, और स्टूडियो में जो दरवाज़ा खोलता है से लेके जो स्टूडियो का मालिक है, सबकी इक्वल रिस्पेक्ट करो। आई एम श्योर अगर आप ये पूरा पॉडकास्ट सुनेंगे तो आप अपने जीवन में एक बदलाव महसूस करेंगे। मैं इतना एनालाइज नहीं कर सकता। जिंदगी को आप जितना एनालाइज करोगे ना, उतना यू विल फाइंड द लाइफ इज मोर ट्रबलसम। लिव इट, दैट्स ऑल, एवरीडे लिव इट। एक एक्टर, एक वॉइस एक्टर की जुबानी सुनिए उनकी जर्नी। बाल गणेशा फिल्म में मूषक राज की आवाज़ सर की है, और उसका ऑडिशन का भी बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। आप उनको मना कर रहे हो लेकिन बोल रहे नहीं भाई। क्या क्या हुआ था सर? परमिंदर सर ने शेयर किया अपनी 25 साल की जर्नी इन विचार एंड वाइब्स विद मी अमित डियोंडी। सुनिएगा जरूर पूरा। दोस्तों, आपको पता है परमिंदर सर पिछले 25 से ज़्यादा साल हो गए सर आपको डबिंग करते हुए, एक्टिंग करते हुए। तो सर, मैं सबसे पहले आप लोगों को तो पता ही है, लेकिन मैं कुछ कुछ शोज के नाम लेना चाहता हूँ जिसमें आपने वॉइस की है। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के थियोडन, थॉर की जितनी भी फिल्म आई है सीरीज में, और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, उसमें आप करते हैं हैमडल, वो है द गेट कीपर ऑफ हेवन। अमेजिंग है सर, अमेजिंग है। मेगाट्रॉन की वॉइस पिछले 25 सालों से ही कर रहे हैं आप, शायद जब से ट्रांसफॉर्मर इंडिया में आया है, हिंदी में डब हो रहा है। मेगाट्रॉन की वॉइस तो परमिंदर सर ही करते हैं, बीट फिल्म, बीट सीरीज। राइट। तो सर एक बात बताइए, एक कैरेक्टर को इतने साल से आप करते हुए आ रहे हैं, आपकी वॉइस तो खैर पहले से ही इतनी हैवी है, इतनी बेस वॉइस है, इतनी बुलंद आवाज़ है, लेकिन इस कैरेक्टर को थ्रू आउट इतने सालों से आप कर रहे हैं, वो कैरेक्टर आप चेंज करते हैं अपनी वॉइस के साथ, या वो जो पायलट आपको मिलता है थ्रू आउट सेम ही रहा है, या उन्होंने भी अलग अलग कैरेक्टर यूज़ किए, अलग अलग एक्टर यूज़ किए उस कैरेक्टर के लिए, या उन्होंने भी सेम ही यूज़ किया हर सीरीज में, हर फिल्म में? ऐसा है कि ज़्यादातर कैरेक्टर्स की आवाज़ समय के साथ चेंज होती गई, और मेरी रिटेन हुई है 25 सालों से मेगाट्रॉन, द विलन ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स। अच्छा, इसमें मैंने एक बड़े अलग तरीके की आवाज़ निकाली थी, जो ज़्यादातर आवाज़ें ट्रीट हुई हैं इस फिल्म। करेक्ट। मेरी शायद नहीं हुई है या बहुत कम हुई है। वो मैं अलग तरीके से उसको करता था, एंड दे वर वेरी हैप्पी विद इट, एंड दे रिटेन्ड इट। योर नेचुरल टेक्सचर, योर नेचुरल वॉइस। नेचुरल नहीं, मैंने इसको और भी मोटा किया था। अच्छा, मतलब क्या? थोड़ा जैसे मैं करके आपको बताता हूँ। ये प्लेनेट हमारा है, हम इस पे राज करेंगे, कोई हमें नहीं रोक सकता। इस तरह की थी सर। ऐसा बोलेंगे तो यहाँ से सब लोग छोड़ के चले ही जाएंगे, ये प्लेनेट आपको दे देंगे। अमेजिंग है सर। और मैं आपको बता दूं, सर ने कहा कि मैक्सिमम कैरेक्टर्स की वॉइसेस में ट्रांसफॉर्मर में ट्रीट हुई है। ट्रीट का मतलब ये होता है कि कभी आर्टिस्ट अपनी वॉइस दे रहा है किसी कैरेक्टर को, तो साउंड इंजीनियर्स उसका कभी बेस बढ़ा देते हैं, कभी उसका पिच शिफ्ट कर देते हैं, तो बैकएंड में भी काफ़ी ट्रीटमेंट करना पड़ता है मैच कराने के लिए जो ओरिजिनल वॉइस दी गई है। लेकिन सर की वॉइस एज इट इज़, कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी, और जैसे कि आपने सुना, क्या अमेजिंग आपने मॉड्यूलेट करके, और ये मेंटेन किया पिछले 25 सालों से। जी हाँ, बाकायदा किया। तो कभी कभी आपको लगता नहीं आप मेगाट्रॉन बन गए इतने साल करके? हाँ। बस उसकी तरह कपड़े पहनने की जरूरत थी, बाकी वैसा ही है। वैसे ही है। हाँ। तो आपका मन करता है इस पृथ्वी पर राज करने का? डबिंग इंडस्ट्री पे राज कर लूं उतना ही काफी है। क्या बात है। तो सर, डबिंग इंडस्ट्री पे राज कर रहे हैं, मैं अब जरा इसको रिवाइंड करता हूँ। शुरुआत कैसे हुई डबिंग की? आपकी वॉइस इतनी दमदार है, इतनी अमेजिंग वॉइस है, तो आपको पता था जब आप शुरू में आए थे डबिंग करने की मेरी वॉइस दमदार है, मेरे को डबिंग करनी है? करते करते आप कैसे शुरुआत हुई सर उस जर्नी में? एक्चुअली आफ्टर कंप्लीटिंग माय मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर इन द यूनिवर्सिटी, मैं जालंधर का हूँ रहने वाला। मैं पैदा जालंधर में हुआ था, बट मेरे फादर माइग्रेट कर गए थे उड़ीसा।
अच्छा। तो मेरी स्कूलिंग, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब उड़ीसा से हुई। अरे वाह। आई वॉज अ ग्रेजुएट विद इंग्लिश ऑनर्स एंड देन आई वेंट फॉर डूइंग माई मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर। तब तक मैंने तय कर लिया था कि लेट मी गो इनटू द फिल्म इंडस्ट्री एंड एक्सप्लोर व्हाट आई एम रियली मेंट फॉर। तो ये आपको कब लगा कि आई मेंट फॉर फिल्म इंडस्ट्री? जब लोग मुझे बोलने लगे कि परमिंदर तू ट्राई कर किसी वॉइसिंग की फील्ड में। अच्छा, क्योंकि आपकी हाँ। वॉइस इतनी दमदार थी। हाँ। इतनी। कुछ लोग बोलते थे कि तुम क्लासिकल भी सीख लो, गाने का ये वो। मैंने कहा यार मेरी आवाज़ गाने के लिए इतनी फिट नहीं है। आई कैन सिंग फेयरली वेल, बट देन आई यूज्ड टू हियर द गजल्स ऑफ जगजीत सिंह। अच्छा। ही ऑलमोस्ट हैड ए सिमिलर वॉइस, अच्छा, बट ही कुड सिंग वेल। तो मैंने सोचा यार चलो बॉम्बे जाके देखते हैं। नाउ जहाँ तक मेरे सर्वाइवल की बात थी, आई हैड तो नो आप मुंबई कब आए सर? मैं आया हूँ करीब 92 में। 92 में मुंबई हाँ, आया। हाँ। ओके। तो अब मुझे कुछ एवेन्यूज़ ढूंढने थे अपने रेवेन्यू के लिए कि क्या करूं क्या नहीं करूं। कुछ मेरे पहचान के दोस्त थे, उनके यहाँ थोड़ी देर रहा मैं। अच्छा। और मैं सारे एवेन्यूज़ ढूंढता था एंड ऑल। फिर एक जना मेरा दोस्त बना, उसने बोला कि आप ऑल इंडिया रेडियो में जाओ। ओके। बिकॉज मैं कैजुअल अनाउंसर। ओके। तो मैंने उसका ऑडिशन दिया, क्लियर हो गया। तो मैं कोई 5-6 साल एज ए क्या बोलते हैं रेडियो में एज ए कैजुअल अनाउंसर काम करता रहा। कैजुअल अनाउंसर क्या होता है सर, जरा वो सर हम लोग परमानेंट नहीं होते, वी आर नॉट फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। ओके। द परमानेंट अनाउंसर्स हैव देयर ओन क्या बोलते हैं स्लॉट्स होते हैं, और ऊपर से दे हैव देयर पेंशन्स एंड वो मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह होते हैं। वी यूज्ड टू गेट अराउंड 200 रुपया पर ट्रांसमिशन मिलता था, ये कोई 25 साल पहले। अच्छा, मतलब एक शो करने का? हाँ, एक शो करने का। और आप लोगों का महीने में कितने शो? मतलब हमें मिलते थे ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 शोज मिलते थे, इसलिए कैजुअल अनाउंसर बोलते हैं कि जब जरूरत होती थी तब आप लोगों को बुलाया जाता था। हाँ, राइट। और ज़रूरत होती थी एक्चुअली। ओके। तो वहाँ मेरे कुछ दोस्त बने। अच्छा। जो ऑलरेडी डबिंग इंडस्ट्री में काफ़ी सक्रिय थे। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बोला परमिंदर तेरी आवाज़ अच्छी है, तू ट्राई क्यों नहीं करता, यू कैन अर्न बेटर। ओके। तो मैं बड़ी दिक्कतों से गुजर रहा था, पैसों की मैनेज कर रहा था अपने आप को। तो उनके ज़रिए मैं धीरे धीरे सबको मिलने लगा, स्टूडियोज़ में जाने लगा, बैठ के देखने लगा कि बड़े बड़े स्टार्स कैसे डबिंग करते हैं। तो मेरी पहचान हुई कुछ लोगों के साथ। फिर उन्होंने मुझे मौका दिया। सबसे पहले था BR स्टूडियोज़, करेक्ट, और आराधना स्टूडियोज़। ओके। और वहाँ फिर मैं छोटे मोटे कैरेक्टर्स करने लगा। देन आई वाज डिस्कवर्ड बाय मैडम लीला घोष ऑफ साउंड एंड विजन। आई अप्रोच्ड हर। ओके। तो मेरे को वो बोले ऑडिशन दो, मैंने ऑडिशन दिया। परमिंदर तुम्हारा ना थोड़ा पंजाबी एक्सेंट आ रहा है। मैंने कहा मैडम पंजाब का हूँ तो पंजाबी तो आएगा ही, बट विद वर्क एक्सपीरियंस आई कैन इम्प्रूव ऑन दिस। और मैंने इम्प्रूव किया, और फिर वो मुझे बड़े बड़े अच्छे कैरेक्टर्स भी देने लग गए। ओके। तो मैं करते करते फिर आगे बढ़ने लगा, जर्नी बढ़ते रही। हाँ। तो शुरुआती दिनों के आपको कुछ याद है, आप कैसे कैसे, या कोई फिल्म या कोई सीरीज़ आप करते थे, उसके कैरेक्टर्स कुछ याद है आपको सर? कैसे, कौन से शो से शुरुआत हुई? शुरुआत मेरी हुई थी यंग एंड रेस्टलेस। हाँ। वो एक काफ़ी बड़ा सीरियल था अमेरिका का। हाँ। और वो इंडिया में आया था डब होने के लिए हिंदी में। तो वहाँ उसमें कैरेक्टर था कीमो वॉयलिन। अच्छा। और लीला जी ने मेरे को बोला कि तुम ऑडिशन दो इसके लिए, और वो अप्रूव हो गया। और उन दिनों पैसों की बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन हमें रोज़ पैसा मिलता था उसका। अच्छा, आज डबिंग भी और आज ही पैसा? हाँ, आज ही पैसा, आज ही चेक मिल जाता था। क्या बात है। तो बड़ा मज़ा आने लगा। हमने उस चीज़ को फॉर ग्रांटेड लिया कि मिलता ही रहेगा। बट कोई 200-300 एपिसोड डब होने के बाद वो बंद हो गया। अच्छा। लेकिन तब तक और थोड़ी बहुत पहचान हो गई थी मेरी आसपास। तो और एवेन्यूज़ खुलने लगे। फिर किसी ने मुझे कहा कि आप ट्राई कीजिए अमरीश पुरी की आवाज़ और ओम पुरी की आवाज़। और क्योंकि लगभग मेरी आवाज़ उन्हीं की तरह थी, तो मुझे थोड़ा सा उनका स्टाइल पकड़ना था, और मैं मेहनत कर करके परफेक्टली करने लग गया। बाद में वो खुद मुझे रिकमेंड करने लगे कि हमारी फिल्म तू डब कर दे। अच्छा। या मतलब अमरीश पुरी साहब और ओम पुरी साहब दोनों इन लेटेस्ट स्टेजेस, जब काम उन्होंने कम कर दिया था, और अपनी डबिंग नहीं कर रहे हैं, और थोड़ी एज भी हो गई थी, तो वो बोलते थे कि परविंदर से करवा लो यार। अच्छा। हाँ। मतलब वो आपको जानते थे कि परविंदर नाम का एक बंदा है। मैं उनसे पर्सनली 1-2 बार मिला भी था। अच्छा। आशीर्वाद के लिए। अच्छा। तो
Then they started recommending me directly. तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? अब अमरीश पुरी साहब के साथ मिले आप, कब मिले, कैसे? मैं ड्यूरिंग दी डबिंग ऑफ चाइना गेट। अच्छा। हाँ, मैं गया था एक्चुअली। ओमपुरी साहब की कुछ 2-3 लाइनें मिस हो गई थी उसी फिल्म में। हाँ, वो डब करने मुझे बुलाया गया था। तो वहाँ के कुछ असिस्टेंट्स थे, उन्होंने बोला एक छोटा सा अमरीश पुरी साहब का ये सीन है, आप डब कर दीजिए। तो मैंने उनको बोला इसके पैसे अलग में। बोलते हाँ, हम बात कर लेंगे आपसे। ठीक है। तो मैंने वो डब कर दिया। अब मुझे नहीं मालूम था कि उन्होंने मजाक में ये सब किया है, क्योंकि थोड़ी देर के बाद अमरीश पुरी साहब आ गए वही सीन डब करने के लिए। अच्छा। क्योंकि वो पेंडिंग था उनका। तो जैसे वो आए अंदर स्टूडियो के, मैं एक कोने में खड़ा था, तो असिस्टेंट्स ने उनको पूछा कि सर आप आज कैसे आ गए? बोले मैं अपना वो छोटा सा एक सीन है वो जो बचा हुआ है डब करने आया हूँ। बोले कि नहीं सर, आपने तो कर दिया है। मैंने नहीं किया है, दिखाओ। तो उनको दिखाया, वो देख के बोले कि ये तो मैंने कब डब किया था यार। तो फिर उन्होंने बोला सर मजाक कर रहे थे, ये परमिंदर से करवाया। उन्होंने पहचान ही नहीं की, उन्होंने नहीं किया। उनको लगा कि मैंने ही किया है करके, बट ही वाज वेरी श्योर कि मैंने कब किया है ये तो मैंने किया नहीं। फिर उन्होंने बोला ये परमिंदर है सर, उसने किया है। इधर ही कॉल्ड मी, विदाउट माई परमिशन यू विल नेवर डेयर टू डू दिस। आई हैव टू रिसीव सर्टन pending payments from various production houses. I collect all my payments after I have finished the dubbing. Achha. If you do this, is the last warning I'm giving to you. I folded my hands and touched his feet. Sir, इन्होंने मुझसे करवाया ऐसे मजाक। नो मजाक, तुम नहीं करोगे बस मेरी परमिशन के बगैर। अच्छा। तो मैं हाथ जोड़ लिए, सर नमस्ते। ठीक है सर, आप जैसे बोलते हैं वैसे ही है। वैसा था ये। तो ये इंटरेक्शन रहा। उसके बाद कभी मिले? हाँ, कभी कभार जैसे कि कोई फिल्म का मुहूर्त हो, हम लोग गए हुए हैं, या मैं किसी स्टूडियो में डब कर रहा हूँ, वो बाजू के स्टूडियो में डब कर रहे हैं, तो बस उतना है कि नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो सर, यही होता था। बाद में ओमपुरी साहब के साथ में सक्रिय हो गया। उन्होंने जितनी हॉलीवुड फिल्में की, अच्छा, वो हिंदी में मैं डब करता था। अच्छा। हाँ, और बाद में उनको शायद डबिंग थोड़ी बोरिंग लगने लगी, और जो भी है उनको पता चल गया था कि परमिंदर मेरी डबिंग करता है। तो वो एक आध बार मुझे किसी स्टूडियो में मिले होंगे, तो मैंने उनको विश किया और उनके पास गया, तो उन्होंने मेरे को पंजाबी में बोला, तू मेरी डबिंग करता है? मैं कहा जी पुरी साहब, अच्छी करता है, अगली सारी फिल्में तू डब कर जो भी मैं करता हूँ। अच्छा। मैं कहा ठीक है सर, कर दिया कर, अभी मेरे को मज़ा नहीं आ रहा है करके। मैं कहा ठीक है सर, मैं अच्छे से, तू मैच करता है अच्छे से, कर दिया कर। एंड दैट वाज विद ओमपुरी साहब। क्या बात है, मतलब उन्हीं से आपको परमिशन मिल गई थी? हाँ, और उनके ओमपुरी साहब और अमरीश पुरी साहब के मतलब कोई प्रोमोस बने हैं, कोई ऐड में कोई आवाज़ चाहिए, तो मैं करता था वो ज़्यादातर। बात है। कोई एड्स वगैरह आपको याद है अभी, जो एड्स? एक्चुअली मुझे फिल्में ही याद हैं एक्चुअली। हाँ, फिल्में कौन सी? अभी जैसे कि ओमपुरी साहब की थी शूट ऑन साइट, द किंग ऑफ बॉलीवुड, द घोस्ट, द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट, ये सब फिल्में मैंने उनकी और भी कुछ की हुई हैं, बस याद नहीं आ रहा। और अमरीश पुरी साहब की आखिरी फिल्म थी कच्ची सड़क, जो मैंने डब की थी। अच्छा। हाँ, तो उनके गुजरने के बाद? हाँ, उनके गुजरने के बाद, है ना? हाँ जी, करेक्ट। ओमपुरी साहब की तो जीते जी मैंने ये सारी फिल्में की हुई हैं। उन्होंने आपको बोल दिया था भाई अभी आप ही कर लो। हाँ, क्या बात है, क्या तो बात है। अमरीश पुरी साहब की उनके गुजरने के बाद जब वो स्वर्गवासी हो गए, तो फिर मैंने उनकी आखिरी फिल्म डब की थी। अभी भी उनकी बहुत सारी फिल्में हैं, लेकिन वो डब्बे में हैं। अगर बाहर आएंगी तो मैं डब करूँगा, या कोई और करेगा, जैसे भी। तो कोई और भी करते हैं वॉइस? हाँ, बहुत जने करते हैं, ऐसी बात नहीं कि। हाँ, मेरा प्लस पॉइंट ये है कि और जो लोग करते हैं उनको पहले आवाज़ वैसी बनानी पड़ती है, अमरीश पुरी साहब या ओमपुरी साहब की, फिर वो उनका स्टाइल पकड़ते हैं। मेरे साथ ये एक प्लस पॉइंट ये है कि मेरी आवाज़ ऑलरेडी वैसी है, आपका नेचुरल। हाँ, वो और मुझे सिर्फ उनका अंदाज पकड़ना होता है। करेक्ट। और वो दोनों पंजाबी थे, मैं भी पंजाबी हूँ, तो एक पंजाबी टिम्बर उनको मिल जाता है। Correct. So people started preferring me in that. But there are people who dub equally good as me or might be better than me also, that way.
अमेजिंग है सर, अमेजिंग है। कभी आपने ऐसा ही किया है कि किसी डबिंग का कोई कैरेक्टर है जो किसी और ने मतलब हॉलीवुड में या साउथ में किसी और ने किया हुआ है, लेकिन कभी आपको ऐसा बोला गया है कि इसमें आप ओम पुरी सर का या अमरीश पुरी सर का टेक्सचर में डब कीजिए? हाँ, ऐसे रिक्वेस्ट आते हैं जब मैं किसी स्टूडियो में जाता हूँ, कोई प्रोमोस करने के लिए, कोई ऐड करने के लिए या जो भी है, तो वो लोग बोलते हैं कि थोड़ा-सा ओम पुरी ले आओ इसमें, अच्छा। थोड़ा-सा अमरीश पुरी ले आओ। तो मैं उनको बोलता हूँ उसके पैसे ज़्यादा लगेंगे। करेक्ट। मैं आया हूँ अपनी आवाज़ के लिए, अगर आपको उनकी आवाज़ का टेक्सचर चाहिए, ओम पुरी साहब या अमरीश पुरी या साहब, वो स्टाइल चाहिए। हाँ। तो आई विल बी चार्जिंग मोर फॉर दैट। फिर हम बाहर निकल के कुछ थोड़ा बहुत नेगोशिएट कर लेते हैं, वो मान जाते हैं तो मैं वैसे कर देता हूँ, नहीं मानते हैं तो मैं अपनी आवाज़ में करके निकल जाता हूँ। दैट वे इट इज। सही बात है, सही बात है। आप 25 साल से काम करते हुए आ रहे हैं। हम्म। पहले आपने बोला इमीडिएट पैसा मिल जाता था। जो मनी फ्लो है हमारी इंडस्ट्री में, वो चेंज हुआ है क्या? जब आप शुरू में आप काम करते थे या अभी काम कर रहे हैं, या नेगोशिएशन में या क्लाइंट की तरफ से ही ऐसा कुछ बदलाव आया है? देखो, देखा जाए तो डिश जो है वो सेम है, लेकिन टेस्ट बदल गया है वक्त के साथ। ओके। अब वो डिश को कौन कैसे पकाता है वो डिपेंड करता है। अभी ठीक है, उस टाइम हमें क्या मिलता था, आज हमें क्या मिलता है, बट समवेयर डाउन द लाइन आपको एक प्राइस कमांड करनी पड़ती है। ओके। अगर आप प्राइस कमांड करेंगे देन ठीक है, आप यू कैन अर्न वेरी वेल। अदरवाइज व्हाट यू आर गेटिंग, टेक इट। ओके। व्हाट ही इज गिविंग, टेक इट। ओके। Because everybody is crying no budgets, budgets have gone down, this that and all. बहुत सारे वेंडर्स हो गए हैं, कॉस्ट कटिंग होती है, दिस दैट एंड ऑल। बट पता नहीं, मुझे कभी पेमेंट की प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं हर चीज़ शुरू से ही क्लैरिटी के साथ बात करता हूँ। मैं वही पूछने वाला था आपसे, जैसे हाँ। आपने बोला ना, यू हैव टू कमांड, यू हैव टू आस्क हाँ। फॉर इट, है ना? इफ़ यू आर टैलेंटेड, इफ़ यू आर गिविंग, जैसे आप बोलते हैं, अगर मैं अमरीश पुरी साहब या ओम पुरी साहब की वॉइस करूंगा तो उसमें एक्स्ट्रा लूंगा। मेरे को अगर तुम नॉर्मल करा रहे हो तो उसके अलग चार्जेस हैं, उसके अलग चार्जेस हैं। तो इस स्टेज तक पहुंचने के लिए एक आर्टिस्ट को ये स्टेज कब आती है सर आर्टिस्ट की? वो कब ऐसे डिमांड करता है या कर सकता है? आपको क्या लगता है आपके अंदर वो कब आया? क्योंकि आपने बोला मैंने शुरुआत किया छोटी छोटी चीज़ों से, वो कब आया आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस, या कहिए आपका एक्सपीरियंस? वो कैसे रियलाइज करता है एक आर्टिस्ट? वो तब रियलाइज करता है कि जब लोग आपको रियली अप्रिशिएट करना शुरू कर देते हैं। और आप इतना याद रखिए, जब आप अप्रिशिएट होते हो, ऑलवेज रेज योर मनी। ओके। अप्रिसिएशन शुरू हो गई, आप अपनी कीमत बढ़ा दो, तो इससे आप थोड़े पॉपुलर हो जाते हो ये आदमी। और मैं बोल रहा हूँ, जो भी काम करना है दिल से करो। करेक्ट। देखो, कोई शिकायत का मौका ना छोड़ो, टाइमली आप पहुंचो, अनवांटेडली आर्गुमेंट मत करो। और स्टूडियो में जो दरवाजा खोलता है से लेके जो स्टूडियो का मालिक है, सबकी इक्वल रिस्पेक्ट करो। समझे ना? अगर आप ऐसे करोगे तो माहौल बड़ा अच्छा बनता है काम करने का। बिल्कुल। एकदम रिलैक्स माहौल होता है वो। बिल्कुल। एवरीबडी स्माइलिंग एट यू, यू आर स्माइलिंग एट देम, दे आर रेडी फॉर एनी सर्विस विद यू। करेक्ट। एंड यू आर रेडी टू गिव देम व्हाट दे वांट। करेक्ट। जिंदगी आगे चलती है, पीछे थोड़ी चलती है। ये आज के डबिंग डायरेक्टर्स को क्या चाहिए, आज के वेंडर्स को क्या चाहिए। मैं अपना जमाना लेके नहीं बैठ सकता, हमारे टाइम में ऐसा, हमारे टाइम में वैसा। नहीं, ऐसा नहीं है। जिंदगी आगे चलती है, उनके हिसाब से करो। और जब आपको लगता है कि यस यू आर बीइंग एप्रिशिएटेड, आप अपनी कीमत बढ़ाओ। और आपको ये एक इंट्यूशन हो जाती है कि अब लोग मुझे ढंग से पहचानते हैं। और अगर उनका बजट भी कम है तो बड़ी रिक्वेस्टिंग टोन में बोलेंगे, परविंदर जी प्लीज थोड़ा सा कम है, जरा कम कर दीजिए। ठीक है, मैंने कर दिया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मैंने देखा है लोग झूठ भी बहुत बोलते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे बाद में मुझे पता चलता है इसका बजट बेहतर था। अच्छा। और मैंने इमोशनल होके इनके लिए कम में कर दिया। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ, ऐसा भी होता है। वो बाद में पता चलता है, बट ठीक है, जिंदगी चल रही है, फ्लो जा रहा है, चलने दीजिए। जो आदमी आज ऐसे काम कर रहा है, कल वो खुद फंसेगा। मैं इतना एनालाइज नहीं कर सकता। जिंदगी को आप जितना एनालाइज करोगे ना, उतना यू विल फाइंड द लाइफ इज मोर ट्रबलसम। लिव इट, दैट्स ऑल, एवरीडे लिव इट। रोज जिंदगी जियो, एनालाइज मत करो इतना, ये जिंदगी वो, फलाना काम ऐसा है, ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं। नो, डोंट एनालाइज लाइफ टू मच, दैट्स यू विल बी अ ट्रबल्ड सोल ऑलवेज। मैंने ये नोट किया अभी जो आप बता रहे थे कि कब रियलाइज़ होता है, तो मैंने ये नोट किया कि आपने जो जोर दिया जिस बात पे, वो एज एन आर्टिस्ट तो आप हो तभी आप काम कर रहे हो, कोई भी इंसान, है ना?
लेकिन एक ह्यूमन है जो आर्टिस्ट के अंदर, उसको आपको और पाल पोस के बेटर करना पड़ेगा, है ना? राइट। वो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हाँ। एक्टर का, एक्टिंग का पार्ट है जो हम काम कर रहे हैं। हम्म। क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे आपने बोला ना कि आप अप्रिसिएशन मिल रहा है तो रेट बढ़ाओ या चीज़ें बढ़ाओ, तो उसमें कहीं ना कहीं एक ईगो या एक एयर आ जाता है आर्टिस्ट्स में, या जो भी हो, आर्टिस्ट हो या जो भी हो। तो उस वजह से कभी कभी काम भी कम हो जाता है। कभी कभी लोगों को भाई आर्टिस्ट तो अच्छा है लेकिन उससे बात करने का मन नहीं कर रहा है ना, या उसकी एनर्जी, उसकी वाइब मैच नहीं हो रही है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपने बोला, जो मैंने रियलाइज़ किया, और जो अभी आपकी बातों से आप भी उसमें मानते हैं कि आप अपने अंदर जो इंसान है उसको ग्रो करना कभी मत छोड़ो। तो आप इसके लिए आप क्या करते हैं सर? आपकी क्या थ्योरी रही है या आपकी प्रैक्टिकलिटी में उसको आप कैसे अप्लाई करते हैं कि आप एक ऐसे ह्यूमन बीइंग बन जाते हैं कि जिसमें आपने बोला कि ज़्यादा लाइफ में उलझो मत? उसके लिए इंग्रेडिएंट्स क्या है, क्या होना चाहिए एक इंसान के अंदर, आर्टिस्ट के अंदर बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो, या आर्टिस्ट ना भी हो तो वो ह्यूमिलिटी कैसे लाए इंसान? अभी ऐसा है कि फर्स्ट लर्न टू compete विद योर ओन सेल्फ। कि जो मैंने आज किया है कल उससे बेहतर करूंगा, या जो मैंने अभी किया है थोड़ी देर के बाद इससे बेहतर करूंगा। ओके। compete विद योर सेल्फ। कोई कंपटीशन बाहर नहीं है। इसको काटना, उसके आगे निकलना, उसको पीछे छोड़ना, इस गंद में मत जाओ। देयर इज नो कंपटीशन आउटसाइड। ये बेवकूफ़ी है। जो लोग बाहर अपने आप के compete करते हैं, दे ऑलवेज आइदर रन इन लॉसेज, और थोड़ा सा प्रॉफिट हो गया, फिर लॉस हो गया, फिर ये हो गया, वो उलझ के रहते हैं क्योंकि लाइफ को बहुत एनालाइज करते हैं। यू compete ओनली विद योर सेल्फ। what type of human being I am today? I'll be much better than this after some moment, by evening, by tomorrow, or whatever it is. You fight the demons inside you. तुम्हारे अंदर बड़े राक्षस हैं यार, बाहर कोई राक्षस नहीं है, अंदर है, उसको खत्म करो। Evolve first as a good human being, then you can be a good artist, good engineer, good doctor, everything good. Evolve good as a good human being from inside. You're not answerable to anybody in this world. Work on yourself. Compete with yourself. And give you 100%. Because क्या होता है ना कि the best form of relaxation क्या होता है कि आपने एक काम बड़ा अच्छा किया। करेक्ट, एक आर्टिस्ट के लिए समझे ना, कोई भी काम, एक काम, the work done well. आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, आपने मुझे जो काम दिया है या जैसा भी, अगर मैं अच्छा करूँ, आप देखोगे सबके चेहरे पे एक स्माइल आती है, और मैं खुशी खुशी जाता हूँ, आप मुझे खुशी खुशी भेजते हैं, ठीक है ना। एंड दिस शुड बी द नॉर्म एवरी डे। करेक्ट, हर दिन, हर दिन आपके साथ ये होना चाहिए कि मैं सुबह मुस्कुराता हुआ उठा हूँ, मुस्कुराते हुए मैं काम करूँगा। उलझने होती हैं, बट सॉल्व देम। करेक्ट। इफ देयर इज अ प्रॉब्लम अंडर द सन, देयर इज अ सॉल्यूशन आल्सो अंडर द सन। थिंक ऑफ ऑलवेज सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। डोंट बी अ प्रॉब्लम टू द सॉल्यूशंस, बी अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स। क्या बात है, आपके ऐसे वन लाइनर्स बहुत हैं सर। मजेदार मजेदार। वो कभी कभी क्या है ना, बैठे बैठे इजाद हो जाते हैं। और पहले क्या होता था कि मैं, कोई मेरे को दोस्त मिलते थे, बोलते परमिंदर जी आपने वो तब बात बोली थी, तब मैं खुद ही भूल गया हूँ। मैंने सोचा यार अच्छी अच्छी चीज़ें लोगों को बोलता हूँ और मैं खुद ही भूल जाता हूँ। नहीं, लेकिन सर मैंने एक चीज़ सुनी थी, काफ़ी लोग बोलते हैं ये कि बहुत सारी चीज़ें ना भूल जाना ही बेटर होता है। देखो मैं यहाँ आपकी बात को जरा रोक रहा हूँ। देखिए, टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन इन द हेड भी बहुत खराब है। वही। और आजकल टेक्निकलिटीज बहुत ज़्यादा आ गई हैं बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड दिस दैट एंड ऑल। अगर आप एक चीज़ को भूलना चाहते हैं, भले वो कितनी भी अच्छी हो, जब आइए आपके दिमाग में लिख के रख दो। तो मैंने बाद में क्या किया, एक पैड और एक पेन लेके ना अपने पिल्लो के पास रखता था। अच्छा। मुझे पता नहीं, मैं रात के 2:30 बजे उठा हूँ वॉशरूम जाने के लिए, जाते जाते मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गया, तो बेहतर है आके लिख दो। मैं ऐसे लिखता नहीं था, कहाँ भूल गया, फिर उसको रिकॉल करो, दिमाग को काम पे लगाओ, कब का बोला था, ये था वो था। तो मैं जब से लिखने लगा तो मेरे पास काफ़ी कंटेंट आ गया, और जब मैं एक समय के बाद उसको पढ़ता हूँ तो मुझे खुद अच्छा लगता है। अरे यार, ये मैंने लाइन बनाई थी क्या, ये लाइन मैंने बनाई थी क्या। और फिर मैं उसके क्या ज़ेरॉक्स कॉपीज बना के जो
अच्छी सोच के मेरे दोस्त हैं सबको, अच्छा। उनको दे देता हूँ। क्या बात है, मुझे भी दीजिएगा सर। हाँ, इसकी। डेफिनेटली मेरे पास कंटेंट है। है। और छोटी छोटी भी, 1 लाइन 2 लाइन, 1 लाइन 2 लाइन, वो दुनिया पलटने वाली बात नहीं है। डे टू डे लाइफ में हाउ यू शुड बी। क्या बात है। हाँ, इरेस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर योर कास्ट, रिलीजन, क्रीड, कंट्री, व्हाटएवर इट इज, वो एक साइड ह्यूमन बीइंग। तो आप स्पिरिचुअल हैं सर, आप रिलीजियस हैं? नहीं, मैं एक नास्तिक हूँ। आई एम ए अथीस्ट। अच्छा। या आई वेरी मच ए अथीस्ट। आई ओनली बिलीव इन एथिक्स, लॉजिक्स एंड मॉरल्स। क्या बात है। तो बचपन से आप ऐसे ही? नहीं। I was born into a Sikh family. My father, mother, both were Sikhs, and I was also born a Sikh and all. But in due course of time, when I started reading some good books and all, Swami Vivekananda, and many more philosophers and all, I don't know, my avenues opened in the mind, and there used to be a lot of arguments with my father regarding religion, spirituality, and हमारी आपस में नहीं बनती थी। अच्छा। समझे ना, बहुत आवाज़ें भी ऊंची हो जाती थी, आर्ग्यू करते करते। दिस दैट नो, देन आई टोल्ड नो, आई हैव टू कार्व a niche for myself where I am totally unconditioned. I love everybody equally. I respect everybody equally. I care for Mother Earth. I abide by the law of the land. I abide by the Constitution. I abide by humanity. If I do good, I feel good. If I do bad, I feel bad. That was my belief. And that is my belief also. अब देखो, आप अनजाने में भी कुछ गलत करते हो तो आपका मूड थोड़ी देर के लिए खराब हो जाता है। अरे यार, ये नहीं होना चाहिए था, ये कैसे हो गया मेरे से। तो अथीस्ट बनना, इसका ये मतलब नहीं है कि आप भगवान को नाराज कर रहे हो या उसको गालियां दे रहे हो। ऐसा नहीं होता है। आप एक ऐसा जीवन जियो कि भगवान हो गए, गॉड हो गए, अल्लाह हो गए, या जो भी है, वो आपके पास आए। अरे कमाल का इंसान हमने पैदा किया है, हमारे कहे हुए रास्ते पे वो चल रहा है। ना कि सारे गलत काम करूं, उनका नाम जपता रहूं, और जहां जहां ये पैदा हुए हैं, जो भी तीर्थ स्थान है, वहां जाता रहूं, लेकिन कर्मों से अपने आप को ना सुधारूं। इट इज जस्ट मीनिंगलेस। लर्न टू बी अ गुड पर्सन, एंड एज एन अथीस्ट इट इज इजियर टू बिकम ए गुड पर्सन। अच्छा, कैसे? आप बहुत सारी रिचुअल से हट जाते हैं। ठीक है, समझे ना। बहुत सारे अनवांटेड बिलीफ से हट जाते हैं, बहुत सारे पिलग्रिमेज या तीर्थों से हट जाते हैं, अनवांटेड इंफॉर्मेशन से हट जाते हैं, बहुत सारी आर्गुमेंट से हट जाते हैं। समझे ना। और एक आदमी अपने आप को सही साबित कर रहा है, तो वो गलत, मैं सही है, वो उन चीज़ों से हट जाते हैं। तो क्या होता है कि यू हैव लर्नड हाउ टू एम्प्टी योर माइंड। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, Yes. हाउ टू एम्प्टी योर माइंड। अभी आप देखो, आप एक बर्तन में खाना पकाते हो, खाना पक गया, हमने खा लिया, उसको साफ करके रखना जरूरी है ना, तब तो चमकेगा कि अगली बार हम पका सकें। जूठे को ही रख दोगे तो कैसा होगा। तो इट इज ए ब्यूटीफुल आर्ट हाउ टू एम्प्टी योर माइंड। अनवांटेड इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है इस वर्ल्ड में, एंड स्पेशली आफ्टर ये इंटरनेट और ये सब आने, इतने प्री ऑक्यूपाइड हम लोग हो गए हैं, मतलब खोपड़ी भरी रहती है। फिर कहते हैं हमें शांति चाहिए। शांति के लिए कहाँ जाना है? उत्तराखंड जाना है, समझे ना, या अपना कोई तीर्थ स्थान है बड़े बड़े, वहां जाना है। क्यों शांति तुम्हें क्यों लगता है वहां पे है? यहाँ बैठे हुए है, क्रिएट करो। वहां जाके तुम्हें कौन सी शांति मिल रही है? वापस आके तुम वही हरकतें शुरू करते हो। अमेजिंग है सर आपके साथ। मतलब मैं तो आपके साथ बात तो बहुत देर तक कर सकता हूँ इस बारे में। आपने जो जीवन के इतने सारे गूढ़ मंत्र बताए हैं, आई एम श्योर आप लोगों को भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, क्योंकि सर ने जो अप्लाई किया अपने जीवन में हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच फॉर दैट सर। बट अभी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ आपके जो अमेजिंग कैरेक्टर्स आपने किए हैं अपनी वॉइस में, थॉर में और एवेंजर्स में, जो इद्रिस अल्बा करते हैं, हैमडल। हमारी मौजूदगी में ब्रह्मांड की अद्भुत घटना किसी ने नहीं देखी। कुछ ही लोगों को इसकी भनक है और कुछ ही इसे देख पाते हैं। तो वो सबसे पहले आपको वो रोल ऑडिशन से ब्रेक थ्रू मिला, या कैसे आपने सीधे आपको कास्ट कर लिया गया? थॉर वाज डायरेक्टली। अच्छा। क्या है ना, ओवर द इयर्स जब हम डबिंग करने लग जाते हैं ना, तो कुछ एक लोगों का एक माइंडसेट बन जाता है कि ये कैरेक्टर इसी को दे दो, वो कैरेक्टर उसको दे दो, वो कैरेक्टर इसको दे दो।
तो उनके माइंडसेट बन जाते हैं। मतलब पता है इसकी वॉइस ये कर सकते हैं, yeah. अच्छा ये कर सकते हैं। एंड माय वॉइस वाज क्वाइट सिमिलर टू इद्रिस एल्बा इन इंडिया, तो आई वाज डायरेक्टली कास्टेड फॉर दैट। तो उनकी जो भी फिल्में आई, थॉर की जो भी है, एवेंजर्स, वो इद्रिस एल्बा की डबिंग मैं ही करता था। क्या बात है। तो एक कैरेक्टर को, एक एक्टर को इतने फिल्मों में इतने सालों तक आप जब रिकॉर्ड करते हैं तो आप एक इस जोन में आ जाते हैं, अरे ये अब ये डायलॉग इस तरीके से बोलेगा, थोड़ा सा ईज आउट हो जाते हैं जब आप इतनी बार उसके डायलॉग बोल चुके हैं, रिकॉर्ड कर चुके हैं, डब कर चुके हैं, तो सेंस ऑफ ईज आ जाता है आप जब जाते हैं। अभी इद्रिस एल्बा का कोई कैरेक्टर है, अभी ऐसा है कि मैं ये सोच के जाता हूँ कि इद्रिस एल्बा ने कुछ अलग किया होगा। मैं पहले ही ये सोच के जाता हूँ, लेकिन वहां जाके पता चलता है कि ये वैसा ही कर रहा है जो पिछली फिल्म में किया, तो मेरे लिए आसान हो जाता है। और अच्छा कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं मुझे देना पड़ता। तो मुझे भी डबिंग डायरेक्टर बोलते हैं, परविंदर जी याद है वो फिल्म, बस यू हैव टू स्पीक इन वेरी लो बेस। मैंने कहा ठीक है चलो टेक करो, हो जाता है। वैसे तो कोई स्टाइल आपको, कुछ डायलॉग या कुछ चीजें ऐसे, मैं तुम्हें जो कह रहा हूं सुनो, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, और अगर तुमने ये नुकसान झेला तो हम सबके लिए ठीक नहीं होगा। आई बात समझ में? थैंक यू। मतलब लो बेस, अंडरटोन है ना, वो पूरा ऐसे ही प्ले आउट करता है। आपको क्या मजा आता है सर? क्योंकि आप तो एक्सट्रीम लो में जाते हैं, अंडर प्ले भी करते हैं, और आपने तो चिल्लाने, राक्षस वगैरह के भी काफी रोल किए है ना, मतलब वॉइसिंग की है। तो कौन सा कैरेक्टर आपको करने में सबसे ज्यादा मजा आता है, जिसमें आप लाउड चिल्लाते हैं या अंडरटोन? सर दोनों में आता है। आप एंजॉय करते हैं? आई एम एक्सट्रीमिस्ट। अच्छा, वो भी बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि मेरे अंदर एक सर्टेन सेटिस्फेक्शन है कि ये कैरेक्टर मैं बड़ा अच्छा कर सकता हूँ, और लोगों को भी ये बिलीफ है परविंदर करेगा। ये आवाज मैंने अपने बाप से इनहेरिट की थी। माय फादर ऑल्सो है, उनकी बड़ी बुलंद आवाज थी। अच्छा। जबकि बचपन में हम उनकी आवाज से तंग आए थे घर में। वो बहुत चिल्लाते थे, चीखते थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो जो जेनेटिक ऑर्डर मुझे मिला है वो मेरी रोजी रोटी का कारण बनेगा यहाँ पे बॉम्बे में। और वो मुझे अच्छा लगता है, चीखना चिल्लाना, और लो बेस में भी मुझे वो भी बहुत अच्छा लगता है। एक्टिंग में भी आपने किए हैं प्रोजेक्ट्स ना, कुछ क्या आपने काफी एक्टिंग कर रही है? नहीं, मैंने एक्चुअली किया ना, अभी तक जितने रोल किए ना, मोस्ट ऑफ देम आर फॉरगेटेबल। ओके, कोई ऐसे रोल नहीं किया। लेकिन अभी हाल ही में मैंने एक फिल्म की है नोन एज जेल वापसी। अच्छा। आई एम प्लेइंग ए मैन विद मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। उसमें ये वेरिएशन है, लो हाई। बट मैं उस फिल्म के बारे में आपको ज़्यादा नहीं बता सकता, अभी इट इज स्टिल इन द मेकिंग। ओके, तो जब रिलीज होगी तो फिर ठीक है, तब हम बात करेंगे, विचार एंड वाइब्स में फिर से आएंगे। एक एक्टर हैं मिकी रूक, आपने 2-3 फिल्में की हैं, एक तो आयरन मैन 2 में। उम्मीद है आपको आलू पसंद आएंगे। ने और एक्सपेंडेबल में भी किया है। तो उनका करने का स्टाइल आपका क्या कुछ डिफरेंट है? आप कैसे उसको मैच करते हो? देखिए, उनकी भी बड़ी अच्छी बेस आवाज है, और वो थोड़ा ना लहरा के बोलते हैं। अच्छा, कैसे? मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? इधर आओ तुम, आओ मैं तुम्हारे लिए ये बनाता हूँ, हैं? वो ऐसे बोलते हैं। अच्छा, पता नहीं वो कैरेक्टर उस फिल्म में ऐसे बोलता होगा। तो ही हैज अ बेस वॉइस एंड आई कैन मैनेज इट वेल। अच्छा, आपने आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, उनको भी आपने एक फिल्म में किया है ना, टर्मिनेटर जेनेसिस में। टर्मिनेटर भी तुमसे मिलकर खुशी हुई, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। टर्मिनेटर जेनेसिस में, बिकॉज मैं आर्नल्ड की कभी डबिंग की नहीं थी। एक दिन मुझे फ़ोन आया कि ये आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की डबिंग करनी है, तो मैंने उनको बोला कि मैं स्टूडियो में चला गया। तो मैंने बोला कि मैडम, ये मेरी आवाज़ सूट नहीं करेगी आर्नल्ड को। मैंने कभी उनको डब नहीं किया है, और उनकी इतनी बेस आवाज़ है नहीं। तो उन्होंने मुझे ये बोला, इंडिया में थोड़ा सा ये कंसेप्ट है कि आदमी लंबा चौड़ा तगड़ा है तो उसकी आवाज़ भी भारी होनी चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, फिर अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं कर देता हूँ। और फिर मैंने किया, उनको डब कर दिया। कैसा लगा उनको डब? अच्छा लगा। थोड़ा उनका स्टाइल पकड़ने में ज़रा मुझे मुश्किल हुआ था,
क्योंकि मेरी आवाज़ उनके स्टाइल से थोड़ा कम मैच कर रही थी, बट आई वर्कड ऑन इट। सबसे ज़्यादा चैलेंज आपको कभी आया है डबिंग के दौरान, या कोई कैरेक्टर आपको याद है, वो डबिंग कोई सेशन याद है जब आपको बहुत चैलेंज लगा होगा, यार इसको पकड़ना, वॉइस तो कर रहा हूँ लेकिन एक्टिंग करना उस एक्टर की, कोई ऐसा कैरेक्टर याद है सर आपको? देखिए, आज की तारीख में चैलेंजेस आर देयर एवरी डे, ओके, बट मोस्ट ऑफ द चैलेंजेस जो है ना, अभी 80% वी हैव मेट देम, समझे ना। इतना 20% कुछ नए आ जाते हैं चीज़ें, अभी हमारी कुछ पुरानी सीरीज भी आ जाती हैं जो हमें याद है कि हमने ऐसे डब किया था। हाँ, मुझे सबसे पहले अमरीश पुरी जी की डबिंग करने में थोड़ी सी घबराहट हुई थी। उन्होंने मुझे कंसिडर तो कर लिया था, लेकिन मैंने सोचा अगर नहीं होगा तो पैसे भी नहीं मिलेंगे। तो मेरे डर ने मुझे अच्छा करवा दिया कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। अच्छा, द फियर ऑफ फेल्यूर मेड मी डू इट रियली वेल एंड आई सक्सीडेड। दैट वाज नाइस, इट वाज क्वाइट चैलेंजिंग। तो कभी कभी सर डर अच्छा होता है? हाँ, होता है, कभी होता है ना? यस, लेकिन वो भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता हाँ, डिपेंड करता है ना, डिपेंड करता है हाउ आपने यू उसको। परसीव इट हाँ, एंड देन वो डर की इंटेंसिटी कितनी है, आपके अंदर कितनी है, मेरे अंदर कितनी है, आपके डर का पोटेंशियल कितना है, मेरा कितना है, वो हर चीज़ अलग है। मतलब मैं जो समझ रहा हूँ कि आपके कोई भी इमोशन हो, आप जो पात्र है हाँ, वो उसको लेने लायक कैसा है, हाँ, बिल्कुल। इसलिए जो आपने पहले कहा कि हाँ, एक ह्यूमन एलिमेंट पे काम करो, यस, फिर इमोशन जितने भी घूमते रहे दिमाग में, वो अपने आप उसको परसीव कर लेंगे Yes, एक बेटर वे में। लाइक आप देखिए जो ह्यूमन माइंड है ना, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मीडियम इन द होल यूनिवर्स, प्रोवाइडेड यू अंडरस्टैंड इट्स पोटेंशियल। ठीक है ना, आप इतनी हाइट से डर रहे हैं और मैं इतनी हाइट से नहीं डर रहा हूँ। हाइट तो हाइट ही होती है ना, आप इतने में डर रहे हैं, मैं उतने में नहीं डर रहा हूँ। द ह्यूमन माइंड इज द मोस्ट पावरफुल मीडियम इन द होल यूनिवर्स, प्रोवाइडेड यू अंडरस्टैंड इट्स पोटेंशियल। आपका पोटेंशियल अलग है, मेरा अलग है। करेक्ट, उस पर काम करते रहो, उस पे काम करो, जहाँ कम है उसको बढ़ाओ। क्योंकि ज़्यादातर जो डर है ना हमारी लाइफ में, वो काल्पनिक है। मोस्ट ऑफ द फियर्स आर इमेजिनरी, और इमेजिनरी फियर्स ज़्यादा खतरनाक होते हैं बनस्पत की असली जो डर वास्तविक डर है। हाँ। सही बात है, बहुत सारी बीमारी हमारे दिमाग की उपज होती होती नहीं है ना। खैर, कमिंग बैक टू योर कैरेक्टर्स, एक कैरेक्टर सर जो सीरीज़ है, उस सीरीज़ की मैं सबको उस सीरीज़ के बारे में मैं सबके सामने तारीफ़ करता हूँ, वो है मनी हाइस्ट। और मनी हाइस्ट में आपने जो एक कैरेक्टर किया है हेलसिंकी। हमारा नाम मिर्को द्राजिक्स है, मैं बेलग्रेड से हूँ। मन ने मेरे भाई ओस्लो को रॉयल मिंट में खो दिया और यहाँ नायरोबी को। आपका एक इंटरव्यू सुना था, आपको कास्ट तो उन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ योर पर्सनालिटी एंड द कैरेक्टर्स पर्सनालिटी कर दिया था। फिर आपने जो उसको टोन दिया है हरियाणवी, वो क्या मतलब आपने दिया था, आपका इनपुट था, या उन्होंने बताया था? करेक्ट, उन्होंने बताया था, ये भी मैंने सुना था, उन्होंने बताया था। तो वो कैसे किया? आप हरियाणा से तो है नहीं, बट हाँ पंजाब से हैं, लेकिन आप उड़ीसा में बॉर्न रेज्ड हैं। तो वो आसान था करना या चैलेंजेस आए थे, कैसा रहा वो? हाँ, उसमें थोड़े से चैलेंजेस ये आए थे। आवाज़ तो मेरी फिट हो गई थी, अंदाज भी फिट हो गया। अब उन्होंने सोचा कि इसको थोड़ा सा हरियाणवी टच दे, समझे। तो मैंने कहा देख, ये भाषा मुझे आती नहीं है, ना मैंने कभी बोली है, लेकिन मुझे सिखाई जाए या बताई जाए तो मैं इजीली पिकअप कर लेता हूँ। ठीक है, तो वो हमारे एक राइटर थे जो इसको उस लहजे में लिख के भेजते थे, डबिंग डायरेक्टर थे। तो मैंने कहा देखो, हर एक कदम पे मुझे करेक्ट करना, ये नहीं कि चल जाएगा, हो जाएगा, देख लेंगे, ये आई डोंट बिलीव इन दिस लैंग्वेज, यू हैव टू बी 100%। तो उनको बोलो वैसी लैंग्वेज लिख के भेजें और आप भी समझो उस भाषा को, और बाद में मुझे बोलो कि कैसे बोलनी है। ठीक है ना। शुरू के 1-2 एपिसोड, 3-4 एपिसोड उस लहजे को पकड़ने में दिक्कत आ रही थी, बिकॉज आई हार्डली हैव स्पोकन दैट लैंग्वेज, बट बाद में वो फ्लो में आ गई। ठीक है ना। अब फ्लो में ऐसे आई कि अननोन पीपल नॉट नोन टू बी मी बिकेम माय फैन सिटिंग इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, एक पुष्कर से मुझे फोन आया एक बार। अच्छा, हाँ, ये हेलसिंकी के बारे में? अरे सर, मैं आपका फ़ैन हूँ जी, ये है वो है। मैंने कहा आप कौन बोल रहे हैं? तो उन्होंने अपना नाम बताया, और मैंने कहा आपको मेरा नंबर मिला कहाँ से? वो गूगल से मैंने ये पता लगाया, आपकी संस्था है आवा, वहाँ से नंबर लिया, मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ। बोलता है सर मुझे बहुत मज़ा आया आपका वो हरियाणवी टोन सुन के।
अच्छा। मैंने कहा मैं हरियाणवी नहीं हूँ, हाँ, मैं पंजाबी हूँ, मुझे सिखाई गई थी, मैंने लेकिन ईमानदारी से काम किया। क्या बात है। तो उसने मुझे न्योता दिया कि आप एक बार राजस्थान आओ सर, हाँ, मैं आपको पूरा राजस्थान घुमाऊंगा। आई अरे वाज सो वाह, हैप्पी विद इट। क्या बात है, और फिर क्या बात है। उसके कुछ महीनों के बाद एक आनंद से फ़ोन आया, गुजरात। गुजरात से, अच्छा। विद द सेम दिस थिंग कि आपका नंबर मिला हमको, हमें वो हरियाणवी टोन बड़ी अच्छी लगी, तो आप कभी गुजरात आओ सर, ये है वो है। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, आपने इतना एफर्ट उठाया कि अनजान आदमी को कॉल करके। कॉल करके आप हाँ। उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। हाँ, तो मैं आज भी उन लोगों को कभी कभार 6-7 महीने में, 5-6 महीने में एक बार कर्टसी कॉल करता हूँ। आप करते हैं। मैं करता हूँ, जस्ट उनका हालचाल पूछ लेना, क्या बात और कैसे हैं आप, कैसे कर रहे हैं, कि बॉम्बे आओ तो डेफिनेटली मुझे मिलो, मैं आऊँगा पुष्कर राजस्थान या आनंद गुजरात में तो आपसे डेफिनेटली मिलूंगा। बस प्यार की 4-6 लाइनें होती हैं, दे आर हैप्पी, आई एम हैप्पी, दैट्स ऑल। मतलब अमेजिंग है। आपने देखा कि लोग यहाँ व्हाट्सएप में या इंस्टाग्राम पे कभी कोई मैसेज भेजता है, हमको आपकी आवाज़ अच्छी लगी है, कभी कभी वो रिप्लाई भी नहीं करते हैं, और आप उनको बाकायदा फ़ोन करते हैं उन लोगों हम को। बकायदा, मैं अगर मुझे कोई मैसेज करता है ना, हाँ, आई लव देयर डबिंग इन दिस, मैं हाँ, इमीडिएटली उस नंबर पे कॉल करता हूँ। क्या बात है। थैंक यू वेरी मच। मैं उसको जताता नहीं हूँ हम्म, कि तू कॉल करके क्यों नहीं बोल रहा, हम्म, मैसेज करके क्यों बोल रहा। मैं आई थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड, यू लाइक इट, एंड आई मेक यू मोर हैप्पियर इन द नेक्स्ट नेक्स्ट सीरीज एपिसोड, नेक्स्ट सीरीज एंड ऑल। क्योंकि आज की तारीख में ना किसी को कुछ भी जताना अच्छी बात नहीं है, जो जैसा है उसको वैसे रहने दो। मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मेरा काम है डायरेक्टली बी इन टच, फेस द पर्सन, लुक इन हिज आइज एंड टॉक। मेरी फिलॉसफी वो है, बहुत बढ़िया सर। कोई हिडन एजेंडा नहीं है मेरे अंदर। और मैं भी ये बात कहना चाहूँगा कि बहुत कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं, आप खुद सामने से फ़ोन कर देते हैं सर, वो मेरे हाँ, को आपकी बहुत अच्छी बात लगती हाँ, है ना, कि यार कोई मतलब ऐसा होता है ना, आप बहुत सीनियर हैं, काम आपने इतना ज़्यादा कर रखा है, लेकिन आपके अंदर वो ह्यूमिलिटी है, आप सीधा फ़ोन, अब जैसे आपको मैसेज वैसेज पसंद नहीं है, लेकिन हाँ। आप फ़ोन करके हालचाल पूछ लेते हैं यस सर। यस डेफिनेटली। वो मैंने अभी इंडस्ट्री मैंने और ऐसा कोई नहीं देखा। आप, मैं तो जबकि आपके साथ अभी पिछले कुछ सालों से काम कर रहा हूँ, है ना? पहले तो हम सीधे मिलते थे, अभी जब से हम काम करना शुरू किए, लेकिन आप हमेशा याद रखते हैं। ये आपकी बात बहुत अमेजिंग है सर, आई वांट टू अप्रिशिएट यू फॉर दैट। थैंक यू सो मच। क्योंकि ये सब चीज़ें सर जब आपके साथ होती हैं ना, तो आप वो रियलाइजेशन स्टेज में भी आते हैं यस यस। कि यार आप ये फैलती ये चीज़ें, जैसे बुराई फैलती है सर, अच्छाई भी फैलती है, मुझे ऐसा लगता है। बकायदा फैलती है, बकायदा फैलती है ना, बस उसको रिसीविंग एंड पे वो सेंसिबिलिटी आप वो एंटीना जगाए रखिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जहाँ तक मशहूर होना होता है, राम जितने मशहूर है रावण भी उतना ही है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। एक को दुनिया पूजती है, दूसरे से नफरत करती है, लेकिन पॉपुलर दोनों बराबर के ही दोनों हैं। बराबर है। हाँ, तो आप चुनो आपको किस चीज़ के लिए पॉपुलर होना है। जस्ट बीइंग पॉपुलर इज नॉट इनफ, करेक्ट। एंड डोंट बी पॉपुलर फॉर द रॉन्ग रॉन्ग रीजंस। रीजंस। फॉर समथिंग गुड यू शुड बी पॉपुलर। लेकिन आजकल सर वो ट्रेंड बन गया है कि पॉपुलरिज्म होना इम्पोर्टेंट हो गया है, हाँ। वो कोई भी रीजन हो। सर एक्चुअली क्या है ना, डोंट बी अनदर फेस इन द क्राउड ना, करने दो दुनिया को जो करना है। आप यू कार्व ए निश फॉर योरसेल्फ। मैं ऐसा हूं, आई एम स्टैंडिंग अवे फ्रॉम द क्राउड। सी, मोर देन योर प्रेजेंस, पीपल शुड फील योर एब्सेंस। राइट। कि आप सोचो एक दिन, यार परविंदर मिला नहीं यार बहुत दिनों से, 4 महीने 6 महीने, आप मेरे एब्सेंस को फील कर रहे हो। या मैं सोचूं कि यार अमित को फ़ोन नहीं किया यार, 3-4 महीने हो गए, समझे ना। अब प्रेजेंस में तो हम बैठे हैं, इंटरव्यू हो रही है, चाय पियेंगे, सब कुछ है, महीने भर के लिए हम एक दूसरे को भूल जाएंगे, क्योंकि यू आर प्री ऑक्युपाइड, आई एम ऑल्सो प्री ऑक्युपाइड, समझे ना। अपने अपने कामों में हम बिजी हो जाते हैं, लेकिन जब वो ख्याल आता है आपको, नहीं यार बहुत दिन हुए बात नहीं हुई, आदमी अच्छा है, आई शुड कॉल, दैट काउंट्स मोर। पर्सनल टच रखिए हमेशा। हम लोग मैसेजिंग टच रखते हैं ना, जो हैप्पी बर्थडे, हैप्पी मैरिड लाइफ, हैप्पी एनिवर्सरी, ये सब बेकार की बात है। सर आप बहुत सही बात बोल रहे हैं। व्हाट्सएप के आने के बाद ना मैसेजेस में ही हम एक दूसरे को विश कर रहे हैं। यहाँ तक कोई मर भी गया है ना, सॉरी टू नो अबाउट द सडन डिमाइज ऑफ योर फादर एंड मे गॉड ब्लेस हिज सोल, लेट हिज सोल रेस्ट इन पीस। क्या बकवास लिख रहे हो यार। फोन करके फोन करो यार, बड़ा दुख हुआ मुझे आपके फादर के बारे में सुन के, आई विल कम एंड मीट यू समडे। 3 लाइनें हैं सर। On the way to work somewhere, go and meet that gentleman. Everybody has a father. Everybody has to lose them someday or the other.
तो कीप ए ह्यूमन टच यार। करेक्ट। बाकी वो चालाकियों में घुसना, ये वो अपने आप को महान समझना कि सामने वाला मुझे विश करेगा तो मैं करूंगा। यू नो व्हाट इज मैच्योरिटी? इट इज द अदर नेम ऑफ ह्यूमिलिटी। हाउ वेल यू ट्रीट पीपल हु आर लेस फॉर्चुनेट देन यू, करेक्ट। दैट काउंट्स मैच्योरिटी, दैट इज ह्यूमिलिटी। मैं मानो तू ही मुझे विश कर, तू ही मुझे ये पूछ। नो, इफ आई हैव सीन अमित ड्योंडी, फर्स्ट आई विल से हाय अमित, हाउ आर यू, इंस्टेड ऑफ कि अमित वहां है तो मैं जरा मुंडी इधर घुमा लूं, अमित आके बोलेगा परमिंदर, ओ अरे यार कैसा है, व्हाट इज नॉनसेंस यार। बड़े ओहदे का जो आदमी होता है किसी भी रूप में तुम उसको मान लो यार, फर्स्ट ही शुड बो डाउन। क्योंकि जब फल लगते हैं सर पेड़ पे डाली झुकती है, क्योंकि उसमें फल हैं। तो आप में अगर फल हैं सर, आप झुके रहो, बट बी स्मार्ट ऑल्सो। ठीक है ना? द वर्ल्ड इज फुल ऑफ ट्रिकरी, करेक्ट। बी कॉशियस इन योर बिजनेस अफेयर्स। वो क्या है ना, दैट इफ यू आर ए गुड पर्सन एंड इफ यू थिंक द वर्ल्ड विल बी नाइस टू यू, इट इज लाइक थिंकिंग द लायन शुड नॉट अटैक मी बिकॉज आई एम ए वेजिटेरियन। तो देखिए, आप हिडन ताकत रखिए अपने अंदर, मुस्कुराहट बाहर रखिए, ह्यूमिलिटी रखिए, प्यार रखिए, सब कुछ रखिए, लेकिन इफ यू मेस विद मी आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू। मतलब शास्त्र और शस्त्र एक साथ चलते रहने चाहिए, है ना? हाँ। लेकिन आपने बहुत अच्छी बात की कि जो जितना बड़ा होता है, बड़ा मतलब पैसों वैसों से नहीं, मतलब दिल से, है ना, इंसानियत में, वो आपको भी उतनी बड़ा महसूस करवाता है। यस यस। जैसे आपने अभी एग्जांपल्स दिए, तो ये तो मैंने भी फील किया है ना। कुछ दिनों पहले एक और मेरे गेस्ट आए थे, कृतार्थ आया था, उससे मेरी ये बात हो रही थी कि वो पता चल जाता, जो जितना बड़ा इंसान होता है ना, इंसान वो आपको उतना बड़ा फील करवाता है। हाँ, फील करवाता है ना। आप बेशक, आप अभी मैं इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, आप नए आर्टिस्ट हो या चीज़ें हैं, तो जो पुराने लोग जब बहुत अच्छे से आके मिलते हैं ना सर, तो नए बच्चों को कॉन्फिडेंस आता है। यस यस, डेफिनेटली दे लर्न आल्सो, है ना। और कभी कभी ऐसा होता है कि पीपल थ्रो एटीट्यूड, दिस इज ऑल। मैं इस चीज़ के पक्ष में नहीं हूँ। देखो, मैं आपके स्टूडियो में आता हूँ, मैं आया, करेक्ट, दैट जेंटलमैन ही ओपन द डोर, मैंने उसको सबसे पहले नमस्ते बोला, कैसे हैं आप, अमित जी हैं, हाँ हैं सर। ही टोल्ड मी सर वो स्लीपर्स बाहर, आई विल गो एंड रिमूव द स्लीपर्स, फाइन, देन आई अप्रिशिएटेड हिम, तेरी चाय आज तक याद है मुझे। He almost forgot me. मैंने कहा तू मधुबनी का रहने वाला है ना? हाँ। He felt happy. देखो ये 3 लाइनें हैं। Correct. He felt so happy that I'm respecting that man. And what way is less than any one of us? No. Only because you're a studio owner, you're bigger than him? Only because I am a voice artist, I'm bigger than him? No. He has his own importance. Without him, it will be difficult in this studio. Correct. पानी देने वाला कोई नहीं, चाय देने वाला कोई नहीं, तो फिर क्या होगा मेरे को बता। तो काम छोटा बड़ा नहीं होता, अच्छा बुरा होता है। हर एक आदमी की अपनी जगह है समाज में, बिल्कुल, ऑल आर इक्वली इंपॉर्टेंट। मेरा अभी चप्पल टूट जाए तो मैं कॉबलर ही ढूंढूंगा ना, मैं कोई नेता थोड़ी ढूंढूंगा कि यार क्या जूते किस क्वालिटी के मिल रहे हैं आजकल, तो हाउ इम्पोर्टेंट दैट कॉबलर इज फॉर मी। तो काम कभी भी छोटा बड़ा नहीं होता, अच्छा बुरा होता है, अब अच्छा कर रहे हो या बुरा कर रहे हो। ये तो सर जीवन का आप लेसन दे रहे हैं, काम अच्छा बुरा। डबिंग की अगर हम बात करें तो अभी कैसा चल रहा है काम? अच्छा चल रहा है? क्वालिटी की बात कर रहा हूँ मैं। आप अपना जो डब किया हुआ कंटेंट देखते हैं सर? टीवी में या थिएटर में देखते हैं आप जो आप डब करते हैं? तो अभी जो आप पहले करते थे या अभी कर रहे हैं, क्वालिटी में कुछ डिफरेंस आया है? देखो, कुछ लोग क्वालिटी आज भी मेंटेन कर रहे हैं, और जो क्वालिटी मेंटेन नहीं कर रहे हैं वो तब भी नहीं करते थे, आज भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा। वो छोटे मोटे स्टूडियोज में ऐसे लो बजट की कोई फिल्म हो गई, कोई सीरीज हो गई, ये हो गया, हाँ जी चल जाएगा जी, लैंग्वेज का ख्याल नहीं, सिंक का ख्याल नहीं, पेमेंट का ख्याल नहीं, किसी चीज़ का ढंग का ख्याल नहीं। बट अभी हमारी आबादी इतनी है, वी हैव टू जनरेट सो मच ऑफ एम्प्लॉयमेंट कि कुछ लोग दे आर डिपेंडेंट ऑन दैट, कि चलो यार कुछ पैसे मिल जाते हैं शाम तक। लेकिन जिनको क्वालिटी मेंटेन करनी, जिस आदमी को ग्रो करना होता है ना, वो ये ऐसी चीजों में नहीं रहेगा। जिसको ग्रो नहीं करना है ना, वो इन तिकड़म में रहेगा।
मुझे यहाँ से ऊपर जाना है, तो क्वालिटी दोगे तो ऊपर जाओगे ना। करेक्ट। अब क्वालिटी नहीं दोगे तो फिर यहाँ से नीचे। तो हर एक के अपने लाइफ के अपने फंडा हैं यार। तुम देखो अपने आप को कहाँ ढंग से फिट कर सकते हो। करेक्ट। मैं तो कईयों को कहता हूँ, अभी कितने लोग अच्छी अच्छी सीरीज करते हैं, अच्छी अच्छी फिल्में करते हैं, कभी वो बोलते हैं कि यार एक छोटा सा कोई सीरियल है यार आदर्श नगर में, कोई मोतीलाल नगर में, उसने बुलाया है, बोलता बजट कम है, तो मैंने सोचा था मैं घर पे बैठा हूँ जाके कर लूँ। मैंने कहा एक चीज़ का लेकिन ख्याल रखना, वो काम को इतना अच्छा करना, ये मत सोचना कि ये छोटा काम है। बहुत बढ़िया बात। अपना कैरेक्टर इतना अच्छा करना कि वही आदमी सोचे अगली बार इसको डबल पेमेंट देनी पड़ेगी। हम ऐसा काम समझ के हम भी लेप के आ जाते हैं, समझे ना। जितना जो काम ऐसे समझ रहा है कि ये छोटा काम है, बेकार काम है, उसको अगर तुम कर रहे हो बिना शिकायत के करो और रियली बहुत अच्छा करो, क्योंकि आदमी सोचे यार इसको तो मैं 500 रुपये दे रहा था, ही डिजर्व्स 1000 यार। उसके मन में ये ख्याल आना चाहिए। आपका टेक अच्छा नहीं है, बोलो और एक लो, आई एम नॉट कन्विंस्ड। नहीं सर वो चल जाएगा, नो नो वेट, ये वर्ड का उच्चारण ठीक नहीं है, ये पॉज ठीक नहीं है, करेक्ट योरसेल्फ, करेक्ट योरसेल्फ, रिड्यूस द बर्डन ऑफ द डबिंग डायरेक्टर। समझे ना। बाद में वो जो बोले फिर ठीक है उस बात को मान लो। वो काम इतना अच्छा करो कि सामने वाले सोचे कि नो यार वी कांट अफोर्ड दिस पर्सन, इफ यू हैव टू अफोर्ड यू हैव टू गिव हिम मोर मनी। काम से आप प्रूव कर दो अपने आप को। काम में कहीं कॉम्प्रोमाइज मत करो, छोटा बड़ा कम ज्यादा, बड़ा बजट कम बजट, नो 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 नो। वर्क इज माई गॉड एंड आई प्रे फ्रॉम माई हार्ट दैट आई डू दिस वेरी वेल। जो काम के आप लायक नहीं हो वहां खड़े हो जाओ साफ, ये मेरे लायक नहीं है सर। इसके लिए एक पर्टिकुलर आदमी को बुलाओ, बी ऑनेस्ट, उसकी आवाज ज्यादा सूट करेगी। ये नहीं कि तुम अपने 4-5 हज़ार रुपये कमा के चले गए। When that person deserves it, recommend him directly there. मैं आपको बता रहा हूँ सर मेरी आवाज नहीं सूट करेगी, आप उसको बुलाइए, एक बार बुलाइए सर। मैं फोन करता हूँ, वो आदमी आएगा। लेकिन ऐसे आपके साथ एक बार हुआ था। हाँ मेरे सर मूषक राज कैरेक्टर आपने किया। मैंने 2-3 ऐसे मना किए हैं, लेकिन सामने वाला मानने को तैयार नहीं आप ही करो, तो वो ठीक है मैं करता हूँ। जो बाल गणेशा फिल्म है, बाल गणेशा फिल्म में अगर आप लोगों को पता ही होगा, आप लोगों ने देखा होगा ऑनलाइन, बाल गणेशा फिल्म में मूषक राज की आवाज सर की है। हर रोज ये बड़े बड़े ग्रंथ लेके आते हैं और मुझे कहते हैं पढ़ के सुनाओ। आपको तो पता ही है मैं तो अभी पढ़ना सीख रहा हूँ। और उसका ऑडिशन का ही बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। आप उनको मना कर रहे हो लेकिन बोल रहे नहीं भाई। क्या हुआ था सर? वो क्या था, उस समय एक स्टूडियो होता था VGP अंधेरी ईस्ट में, वहाँ 3-4 स्टूडियो थे, हर एक के अपने अपने प्रोजेक्ट चलते थे वहाँ पे। तो मैं किसी चीज़ की डबिंग कर रहा था वहाँ पे, तो ऐसे बाहर आया एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो एक जगह ऑडिशन चल रहे थे बाल गणेशा के, तो वो डबिंग डायरेक्टर मुझे जानता था, उसने देखा मुझे, मैं बाहर आया हूँ, अरे परविंदर जी आप कैसे हो, कहाँ हो? मैं कहा यहाँ पास में डबिंग कर रहा हूँ। सर एक ऑडिशन दे दो। मैं कहा चल। मैं अंदर गया तो मैंने देखा वो एक छोटा सा चूहा है, उसकी ऑडिशन ले रहा है वो मेरे से। मैंने इसका ऑडिशन मैं क्यों दूं? कोई राक्षस है या कुछ बड़ा प्राणी है, तो कोई पहाड़ है तो उसकी मेरे से करवा। बोला नहीं तू दे दे इसका ऑडिशन। मैंने कहा मैं कैसे दूं, मेरी आवाज मैच ही नहीं करेगी। और उस टाइम हमारे डबिंग इंडस्ट्री के बहुत बड़े बड़े दिग्गज जो पतली आवाजों वाले थे, आई वाज वेरी श्योर कि उनका क्लियर हो जाएगा ये ऑडिशन। लेकिन ये बहुत इंसिस्ट कर रहा था, तो मुझे ना गुस्सा आने लगा इसके ऊपर कि ये शायद मेरा मजाक उड़ा रहा है। अच्छा। कि जानबूझ के मुझे फंसा रहा है। तो मुझे थोड़ा गुस्सा आने लगा। फिर बाद में मैंने सोचा कि एंगर इज द पनिशमेंट वी गिव टू आवरसेल्व्स फॉर अदर्स मिस्टेक्स। क्या बात है। तो मैंने सोचा नहीं यार ये गुस्से को कंट्रोल करो, दे दो। और वो मेरे को बार बार बोल रहा था पतली आवाज करके दो, पतली आवाज करके दो। और मैं पतली, गणेश जी कैसे हैं आप, इधर आइए ना, मोदक खाएंगे आप, माँ जी ने मोदक बनाए हैं, आइए हमारे साथ खाइए। तो मैंने ऑडिशन दे दिया। मैं घर आया, अगले दिन फोन आ गया आपका क्लियर हो गया। आपको यकीन नहीं हुआ होगा? मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। आई न्यू इट आई विल फेल इन दैट। तो मैंने उसको पूछा कैसे क्लियर हुआ, उसने मुझे कुछ टेक्निकलिटीज समझाई, इतना मेगा हर्ट्स में उतना वो साउंड यहाँ बैठता है, ये वो करके। मैंने कहा ये मुझे सब पता नहीं है, बस
अप्रूव हो गया ना, कर अप्रूव लेता हो गया हूँ। बस। तो मैं आज तक 10-15 साल हो गए हैं, मुशक राज जब भी कुछ एपिसोड्स आते हैं मैं ही करता हूँ बस। क्या बात है, क्या बट बात नोबडी बिलीव्स दैट आई एम डूइंग मुशक राज। है। हाँ, दैट्स नाइस। मुझे भी पहले यकीन नहीं होता कि आपने बोला था। अमेजिंग है सर। सर आपका क्या कहते हैं, आप इतने सालों से काम कर रहे हैं, अभी की जनरेशन में आप अपने आप को कैसे फिट करते हैं? देखो, एक तो मैं तो आपको बताऊं, आज की जो जनरेशन है दे आर ऑलवेज इन बिग हेस्ट। ओके। बहुत जल्दी में है, एंड हेस्ट ऑलवेज क्रिएट्स वेस्ट। ओके, और ये बाद में आपको वरी में डाल देगा, ठीक है ना। सो हरी इज द यंगर ब्रदर ऑफ वरी। इफ यू हरी, तो मैं अपने आप को मैनेज कर लेता हूं इसमें। आई एम नेवर इन हेस्ट। मैं कभी भी किसी डबिंग पे ऐसे नहीं पहुंचता हूं कि चलो यार जल्दी करो मुझे निकलना है, ये वो। मैं उतना काम करता हूं जितना मैं अच्छा कर पाऊं। करेक्ट। मैं दिन के 10 काम नहीं लेता हूं कि मुझे छोड़ो जल्दी, मुझे वहां पहुंचना है, मुझे छोड़ो जल्दी, मैं वहां पहुंचना है। मैं ऐसे नहीं करता हूं। मैं हर डबिंग के बीच में घंटे 2 घंटे का गैप रखता हूं, और एक डबिंग से दूसरी डबिंग पैदल चल के जाता हूं। अच्छा। हाँ, मैं अपने अंदर मतलब मैं अपने आप को खोजता रहता हूँ, ये ऐसा है, ये कैरेक्टर ऐसे किया था, वैसे किया था। तो मेरा इस न्यू जनरेशन को आई कांट से इट्स एन एडवाइस, बेटर कार्व ए गुड निश फॉर योरसेल्फ, डोंट बी इन अ हरी। आप इधर डबिंग कर रहे हो, उधर सोशल मीडिया पे लगे हुए हो, यहाँ आप डबिंग कर रहे हो, आपको 15 फोन आ रहे हैं। आपने अपना इतना फैलाव क्यों कर लिया है? ऑल वेस्टफुल, मोस्ट ऑफ इट इज वेस्टफुल ओनली। फिर आप किसी के साथ लड़ पड़ते हो फोन पे, फिर आप डबिंग डायरेक्टर को बोलते हो थोड़ा 1 मिनट रुको। यू आर स्पॉइलिंग योर वर्क। यू आर कम फॉर समथिंग, डू दैट प्रॉपरली, एंड डोंट स्प्रेड योरसेल्फ अनवांटेडली। एक सर्टेन लिमिट रखो यार उस चीज की। न्यू जनरेशन के लिए ये है, नेवर गिव अप परफेक्शन। नेवर गिव अप परफेक्शन। परफेक्शन, डू योर वर्क वेरी नाइसली, परफेक्टली, कि सामने वाला खुश, आप भी खुश, और खुश होकर स्टूडियो से आप निकलो। परफेक्शन की तरफ जाइए। हाँ, परफेक्शन। देखिए, परफेक्शन मेन ये चीज होती है कि सबसे पहले आप अपने आप से सेटिस्फाइड हो कि नहीं, बाद में जाओ कि सामने वाला मुझसे सेटिस्फाइड है कि नहीं। कहीं ना कहीं एक इंट्यूशन होती है आपको, नहीं यार ये ठीक नहीं हुआ, नहीं यार इसको फिर से करते हैं। कई बार क्या होता है कि बेवकूफ़ी में आप जाने देते हो, चल यार उसको तो पसंद है ना, जाने दो, जाने देते हैं। नहीं ऐसे मत करो। जब वो आदमी सामने वाला बोले कि नो सर वी आर हैप्पी 100%, तब जाके सोचो कि चलो ठीक है यार, उसको अच्छा लग रहा है। अगर वो भी बोल रहा है नहीं नहीं कोई बात नहीं सर चल जाएगा, ये चल जाएगा, ये वर्ड मत यूज करो। तो फर्स्ट यू स्टार्ट विद एनीथिंग, बी द चेंज यू वांट टू सी इन दिस वर्ल्ड। आप अपनी शुरुआत अपने आप से करो। करेक्ट। और आपको सामने दुनिया बदलती हुई दिखेगी, अपने आप बदलती। A man who has a strong will molds the world according to himself. लेकिन ये will को strong करो, will strong करो। हाँ, that way। क्या बात है सर। आज के इस पॉडकास्ट को आपने पूरा सुना है, तभी आप मुझे अभी सुन रहे हैं, एंड आई एम श्योर ये सुनने के बाद आप भी अपनी विल स्ट्रॉन्ग करने पर तो ज़रूर काम करेंगे, जी, है ना सर? हाँ। और ये सबसे ज़रूरी है। सर एक छोटी सी भेंट है विचार एंड वाइब्स की टीम की तरफ से आपके लिए, ये हम अपने गेस्ट को देते हैं। So nice of you, thank you very much. Thank you sir. It has a lot to do with audio only. Yes. With the singing or dubbing and things. So nice of you. God bless you very much. Thank you so much sir. So nice. कीमती समय देने के लिए, विचार एंड वाइब्स में आने के लिए, अपनी इतनी अमेजिंग वाइब हम तक पहुंचाने के लिए। आई एम श्योर आप तक भी पहुंची होगी, और आपके इतने अमेजिंग, खूबसूरत और बहुत प्रैक्टिकल विचार जो आपने रखे हैं विचार एंड वाइब्स में, तो उसके लिए थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। So nice. Thank you very much. Thank you very much. God bless you.